हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। फ्रेंड्स, आज के अपने सेशन में अपन लोग फिर से वही क्वेश्चंस हैं जिनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले कई सारे क्वेश्चन हैं जिनको अपन लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है और वो आपको कहाँ पे मिलेंगे। ये आपका जो चैनल है स्टडी पीवाईक्यू, यहाँ पे आप लोगों को सभी पीवाईक्यूज मिल जाएंगे जितने भी आपके टीजीटी पीजीटी एंड यूजीसी नेट में ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन हुए हैं, उन सभी का यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्या करेंगे, आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जहां से आप पूरा बैच लेना चाहते हैं, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जीएसवाई दिवाकर, ये आपको प्ले स्टोर पे जाकर के ऐप मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन बिना कोई देरी किए हुए। यहाँ पे दिए गए हैं लेखक और उनकी दी गई है सूची। एक सेकंड में दिया गया है बसावट कि कौन से केंद्र है, किसने बसाया है, इसके आधार पर उन्होंने क्या दिया हुआ है, अपने सिद्धांत दिए हुए हैं। तो पहले पे दिया गया है यहाँ पे किस्टोलर, गोल्फिन, लॉस एवं अल्फ्रेड वेबर दिए गए हैं। तो इनका बाजार केंद्र है, औद्योगिक नोड है, केंद्रीय स्थल हो जाएगा, ग्रामीण शहरी केंद्र हो जाएगा। तो ऑप्शन अपन लोगों का जो करेक्ट होगा, जो क्रिस्टोलर है, क्रिस्टोलर ने क्या किससे संबंधित सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने दिया था केंद्रीय स्थल, यानी कि जो सेंटर प्लेस थ्योरी दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, क्रिस्टोलर के द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिख लेंगे, थर्ड लिख लेंगे। वैसे अगर आपको देखा जाए तो एक ही से ऑप्शन बन रहा है, क्योंकि ये सभी आपके थर्ड में नहीं है, ए में बन जाएगा। और भी देखिए, जो गोल्फिन है, गोल्फिन के द्वारा दिया गया था ग्रामीण शहरी केंद्र दिया गया था। यहाँ पे फोर्थ लिख लीजिए, गोल्फिन के द्वारा क्या दिया गया था, ग्रामीण शहरी केंद्र दिया गया था। जो लॉस है, लॉस ने दिया था बाजार शक्ति का सिद्धांत दिया था लॉस के द्वारा, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका बाजार केंद्र या फिर बाजार शक्ति बोल सकते हैं आप लोग, फर्स्ट में हो जाएगा। और लास्ट में बचे बेबर, बेबर ने दिया था अपना क्या, औद्योगिक नोट से संबंधित सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर लेंगे, सेकंड नंबर बेवर कर लेंगे। ठीक है। और अगर आप लोगों को इन सभी की थ्योरीज पढ़नी है तो वो आपको हम लाइव में पढ़ाएंगे, और अभी अगर आप वेट नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी आपको थ्योरीज मिल जाएंगी। कहाँ पे, जो आपका ऐप है जीएस बाय दिवाकर सर, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा ऐप, वहां से आप थ्योरी भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे कुछ राज्य दिए गए हैं और उनकी जनजातियां दी गई हैं, कौन से राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में एवं केरल में। तो यहाँ पे अधिमय, कम्मार और कोंडकप्पू। आप लोगों को थोड़ा सा इनका नाम अलग अलग दिख रहा होगा कि इस तरीके के नाम आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, दक्षिण में आप लोगों को ये वाले नाम देखने को मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, दक्षिण में मिलते हैं। तो आप इसको कहाँ पे करेंगे, फोर्थ का तो लगाएंगे आप फर्स्ट, क्या लगा देंगे, फर्स्ट लगा दिया। दो में दिया गया है, इन दोनों को हटा दीजिए। इसके बाद में जम्मू कश्मीर में आप लोगों को सुना होगा यहाँ पे डाफला, खामती, सिंहपू। तो ये आपका थर्ड नंबर फर्स्ट पे हो जाएगा। ठीक है, थर्ड फर्स्ट पे हो जाएगा, तो ये इन दोनों में दिया गया है, फिर से अपन लोगों को दो में घुमाया गया है। जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में आप लोगों को ज्यादातर जो जनजातियां देखने को मिलेंगी वो गारा एंड गद्दी देखने को मिलती हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा। अब बचा पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में आपकी असुर हैं, बिहोर हैं, लेपचा हैं, कोरबा हैं। ये आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, तो ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सेकंड लगा लीजिए। ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, चलिए आगे बढ़िए, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं और इनका कारण दिया गया है कि ये सही है या फिर गलत है, ये अपन लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो 400 व्यक्ति पर पर किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा का जनसंख्या घनत्व का विस्तार ऊपरी गंगा, जो सिंधु है, सतलज है एवं गंगा ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र लिखा हुआ है, ब्रह्मपुत्र कर लेना इसको, ब्रह्मपुत्र घाटी और डेल्टा तक निवास करता है। यानी कि जो 400 जैसे माना गया है ना अपना कि 400 400 व्यक्ति कितने में रहेंगे, 1 किलोमीटर में रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो 400 से कहीं पे 800 भी देखने को मिल रहे हैं, कहीं पे 1000 देखने को मिल रहे हैं, 400 से ऊपर ही लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अब इनका ये कारण बता रहा है कि ये जो परिघटना है कि जहाँ पे ये 400 से अधिक व्यक्ति यहाँ पे निवास कर रहे हैं, उसका कारण यहाँ का उपजाऊ जलोढ़ मैदान है।
मिट्टी है, समतल भूमि है, चावल है और गेहूं की खेती है, साथ में इनके सिंचाई की सुविधाएं हैं और अनुकूल जलवायु स्थितियों को यहाँ पे पाया जाना है। तो देखिए, इंसान कहाँ पे निवास करेगा बताइए आप लोग। जब उसको ये सब चीजें मिल रही है, खाने के लिए चीजें मिल रही है, उसको खाने के लिए क्या मिल रहा है, चावल मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, दाल वगैरह है, सब्जी वगैरह है, ये सब उसको मिल रही है, और साथ में सिंचाई के लिए और रहने के लिए वहां पे अच्छी जलवायु मिल रही है, पीने योग्य पानी मिल रहा है। तो ये सभी घटना कहाँ पे है, ये जो मैदान है आपके सिंधु सतलुज गंगा और जो ब्रह्मपुत्र है, इन सभी की घाटियों में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, नई नई मिट्टी आती है, नई नई मिट्टी होती है, तो ये क्षेत्र क्या होता है, हमेशा उपजाऊ बना रहता है। उपजाऊ बना रहेगा तो जो इंसान है उसका जीवन किससे चलता है, रोटी कपड़ा मकान तीनों ही यहाँ पे उसको मिल रहे हैं, तो इंसान ज्यादा कहाँ पे रहेगा, इन्हीं क्षेत्रों में रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ए भी सही हो जाएगा, आर भी सही है, यानी कि अशासन भी सही बोल रहा है और इसका जो रीजन है वो भी सही बता रहा है। तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी के सभी आप लोग क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जनगणना हुई थी 2001 में, उसके अनुसार जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर पूछी गई, यानी कि जो 1991 से लेकर के 2001 तक कितने परसेंट पूरे 10 साल में वृद्धि हुई थी जनसंख्या की, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो 10 की वृद्धि दर कितनी हुई थी यहाँ पे, वो हुई थी 21.34% हुई थी। ठीक है, अब आप लोग हमें बताएंगे कि जो 2001 से लेकर के 2011 की 10 की वृद्धि दर क्या रही थी। ठीक है, आप लोग बताइए, नहीं तो मैं आपको ये नेक्स्ट वाले सेशन में बताऊंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है जो लोगों को ज्यादा आजीविका प्रदान करता है, आजीविका यानी कि जिससे इंसान का जीवन चल रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, जल है, भूमि है, वन है या फिर खनिज है। तो देखिए, जल करता है आजीविका प्रदान, लेकिन सबसे पहले क्या आएगा, इंसान के लिए बसाव के लिए जगह चाहिए। क्या चाहिए उसको, भूमि चाहिए, भूमि पर ही उसको पानी मिल सकेगा, भूमि पर ही उसको खाना मिल सकेगा, भूमि पर ही उसको रहना मिल सकेगा। अगर भूमि नहीं होगी तो वो पानी कहाँ पे रखेगा, रहेगा कहाँ पे, खाएगा कहाँ पे। तो सबसे मेन क्या हो जाएगा यहाँ पे, भूमि हो जाएगी। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। बाकी के सभी आप लोग के आजीविका के साधन हैं, लेकिन यहाँ पे जो ज्यादा पूछा गया है ये बताना है कि सबसे सफिशियंट क्या होगा यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन भूमि हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। कृषि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या चाहिए उसके लिए, ट्रैक्टर चाहिए, चाहिए होता है, लेकिन उसमें उर्वरक चाहिए, सिंचाई चाहिए या फिर मंद ढाल चाहिए। तो इसमें भी उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि जिसमें पूछा गया था अभी आजीविका के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा, और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो कृषि है उसका विकास कैसे होगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछा गया है। तो इसका जो आंसर सही होगा आप लोगों के लिए, सिंचाई होगा। अगर ज्यादा उर्वरक डाल देंगे खेत में तो क्या होगा, जो अपनी जो भूमि है उसकी मिट्टी है वो बहुत टाइम तक नहीं चलेगी। 2 से 4 साल तक अगर उसमें उर्वरक की मात्रा अपन लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते रहे तो कुछ साल तो फसल अच्छी रहेगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उसमें फसल होना ही बंद हो जाएगी, जो पूरी भूमि है वो परती बन जाएगी और वो क्या हो जाएगा, खेत बेकार हो जाएगा, अपनी जमीन जो है वो बेकार हो जाएगी। तो इसलिए ज्यादा उर्वरक तो चाहिए नहीं। ट्रैक्टर क्या है, अगर खाली खेत में आप लोग ट्रैक्टर चलाते रहेंगे तो क्या वो उसमें कोई भी चीज है वो उपज आएगी क्या, नहीं होगा ऐसा। ट्रैक्टर चाहिए होता है उसके लिए, जोत वगैरह के लिए, इन सभी के लिए ट्रैक्टर आवश्यक है, लेकिन सबसे मेन क्या हो जाएगा, सिंचाई मेन होती है। अच्छा पानी चाहिए उसको, अच्छे समय पर सिंचाई चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सटीक हो जाएगा। मंद ढाल भी चाहिए होता है, लेकिन किसी किसी में ढालू चाहिए होता है जहां पे पानी ना रुके, तो वो क्या होता है, फसल के हिसाब से चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो करेक्ट हो रहा है वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर से वही आपका ये अससना रीजन में पूछा गया है। पहला ये कह रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था विश्व की अत्यंत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ठीक है, दूसरा इसका ये कारण बता रहा है कि जो चीन है इसके पास में समृद्ध क्या है, खनिज संसाधन है, और साथ में विविधतापूर्ण श्रम शक्ति है, यानी कि उनके पास में क्या है, खनिज संसाधन भी है और जो कार्य करने वाले लोग हैं उनके पास में अच्छा शक्ति है, वो अच्छे से कार्य करते हैं, टेक्निक भी है उनके पास में। इसी कारण ये बता रहा है कि वहां की अर्थव्यवस्था क्या है, विश्व की
अत्यंत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो इसका जो आपका ऑप्शन सही होगा वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? अच्छा, ए में तो ये दिया गया है, डी ऑप्शन आप लोगों का ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी के सभी यहाँ पे आप लोग गलत कर देंगे कि क्यों और जो चीन की अर्थव्यवस्था है आज सबसे अच्छी और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है और सबसे बढ़ती तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका के हिसाब से भी ये तेजी से बढ़ रही है। वैसे सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी हो जाएगी? चीन, अमेरिका की हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक मिनट पेन उल्टा हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे, गन्ने की वृद्धि के लिए आदर्श न्यूनतम तापमान पूछा गया है। हाईएस्ट नहीं पूछा गया, लोएस्ट पूछा गया है। न्यूनतम तापमान कितना होगा वो बताइए आप लोग। तो यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ का जो तापमान हो जाएगा गन्ने की वृद्धि के लिए, जो न्यूनतम तापमान है वो हो जाएगा कितना? 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो गन्ना है वो पौधा कैसा है, ये थोड़ा सा आप गन्ने के बारे में जान लीजिए कि जो गन्ना है वो आपका एक उपोष्ण कटिबंधी कैसा है? उपोष्ण कटिबंधीय या फिर उष्ण कटिबंधीय आप इसको बोल सकते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ये कैसा है? एक उपोष्ण या फिर उष्ण कटिबंधीय पौधा है। और भी इसमें क्या है, इसके लिए जो औसत तापमान अगर चाहिए होगा इसकी वृद्धि के लिए तो वो कितना होता है? 20 से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे आप लोगों का एक ही दिया गया है, लेकिन अगर एवरेज में पूछा जाए तो आप 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड बता सकते हैं, इतना आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, जो गन्ना होता है उसके बढ़ने के लिए अगर पाला आ गया, पाला होता है ना जो कोहरा है सर्दियों के टाइम में आता है, तो ये क्या हो जाता है, अगर ये आ जाएगा तो गन्ने की खेती क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। ये पाला जो माना जाता है गन्ने के लिए हानिकारक माना जाता है। ठीक है, कैसा माना जाता है? ये हानिकारक माना जाता है। और अगर वर्षा देखी जाए, वर्षा कितनी इसको चाहिए, तो इसके लिए अगर आप वर्षा मानेंगे एवरेज में तो 100 सेंटीमीटर ये आप वार्षिक वर्षा मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं? वार्षिक में। ठीक है, 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा गन्ने के लिए उत्तम वर्षा मानी जाती है। और इसके लिए मिट्टी की अगर पूछा जाए, मिट्टी कैसी चाहिए होती है गन्ने के विकास के लिए, तो मिट्टी जो सर्वाधिक उपयुक्त होती है वो कौन सी होती है? दोमट मिट्टी। कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? दोमट मिट्टी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और कुछ जो क्षेत्र हैं जहाँ पे गन्ना बहुत अच्छा पाया जाता है वो हो जाएंगे, जैसे महाराष्ट्र है, यहाँ पे लिखते हैं, एक मिनट थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ये आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से इरेज कर लेंगे। ठीक है, जो गन्ने के लिए क्षेत्र हो जाएंगे जहां पे गन्ना उत्पादन ज्यादा होता है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद में तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक के बाद में आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ये सभी राज्य क्या है, यहाँ पे गन्ना अच्छा खासा उपज होती है गन्ने की। तो ये आप लोग थोड़ा सा गन्ने के बारे में याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पढ़िए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो कृषि क्षमता है इसकी माप की तकनीक का विकास किसने किया था? जो कृषि क्षमता है, एस एस भाटिया ने, आर एल सिंह ने, एस एम रफीउल्ला ने, या फिर एल डी स्टैम्प के द्वारा। तो ये जो कृषि क्षमता है इसकी माप की तकनीक का जो विकास किया गया था वो किया गया था किसके द्वारा? एस एस भाटिया के द्वारा। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पंचायती राज अधिनियम ने नियोजन प्रक्रिया में सहभागिता हेतु स्थानीय निकायों को अधिकार प्रदान किया था। ठीक है, ये किसकी बता रहा है? जो पंचायती राज आया था उसके बारे में। और रीजन इसका बता रहा है कि जो पंचायती राज है संस्थानों में नियोजन हेतु त्रिस्तरीय प्रणाली शुरू की थी इन्होंने। ठीक है, और ये अपने अधिकार क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित
कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन तो सही होगा वो कौन सा हो जाएगा? नहीं, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, क्या है ये? पंचायती राज व्यवस्था। ये कब हुआ था? कब आई थी इसका प्रावधान? तो इसका प्रावधान जो हुआ था 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसमें इसका प्रावधान आया था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, जो पंचायती राज होगा वो 3 स्तर पर होगा। जो होता है आपका पंचायत स्तर और ब्लॉक स्तर एवं जिला स्तर, 3 स्तर पर ये पंचायत चलता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? त्रिस्तरीय प्रणाली इसको बोला जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसका जो हर क्षेत्र होता है, हर स्तर होता है, यानी कि जैसे आपका पंचायत जो ग्राम स्तर हो गया, ब्लॉक स्तर हो गया एवं जिला स्तर हो गया, इसमें क्या होता है, इनका जो क्षेत्र होता है खुद का जो जैसे कि गांव का हो गया ग्राम पंचायत हो गया, ब्लॉक हो जाएगा या फिर जिला हो जाएगा, तो इनका जो क्षेत्र होता है वो उनके खुद के मुखिया होते हैं, खुद अपना ये कार्य करते हैं। ठीक है, और इनको जो क्रियान्वित करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? इनके खुद के पास होता है। तो इसलिए आपका जो ए ऑप्शन है और साथ में इनका रीजन जो है वो दोनों ही सही हो जाएंगे, इसीलिए आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। राजनीतिक भूगोल में प्रयुक्त हर्टलैंड सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन रहे थे? बताइए आप लोग, किसने ये हर्टलैंड थ्योरी दी थी? तो ये जो थ्योरी दी गई थी अल्फ्रेड मैकेंडर के द्वारा, ओ एच के स्पेड के द्वारा, आर्थर गेडिस के द्वारा या फिर जे ए स्टीयर्स के द्वारा। ये जो थ्योरी दी गई थी, ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा अल्फ्रेड मैकेंडर। इनके द्वारा राजनीतिक भूगोल में जो हर्टलैंड सिद्धांत है इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, और इन्होंने कब दिया था ये वाला सिद्धांत? तो इन्होंने दिया था 1919 में। ठीक है, और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, 1919 में ही लिखी थी इन्होंने इनकी पुस्तक। इनमें था इनका द डेमोक्रेटिक आइडियाज डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड रियलिटी। ये बुक्स हैं जो कि पूछी जाती हैं इनकी कई बार। ठीक है, और एक और इन्होंने बुक लिखी थी जो कि 1943 में लिखी थी, ये इनकी दोनों की डेट पूछी जाती है। द राउंड वर्ड बिनिंग ऑफ पीस। ठीक है, ये इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि दी गई थी किसके द्वारा? मैकिंडर महोदय के द्वारा, और इनका ये सिद्धांत रहा था हर्टलैंड थ्योरी, इनके द्वारा दी गई थी। और किसमें दी गई थी ये? राजनीतिक भूगोल में दिया गया था। इनके स्थान सॉरी इनका जो भूगोल, अरे यार क्या बता रही हूँ, इनकी जो थ्योरी है इसके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप डिटेल में मेरे जो ऐप है जीएस वाई दिवाकर, या आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को लाइव में कराया जाएगा। सभी जो थ्योरीज है कंप्लीट थ्योरी वाला सेशन आपके लिए चलाया जाएगा कुछ दिन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट है, राजनीतिक भूगोल में वास स्थान से आपका क्या तात्पर्य है? बताइए क्या तात्पर्य है आप लोगों का वास स्थान से? ये यहाँ पे आवास क्षेत्र हो जाएगा, या फिर वास स्थल हो जाएगा, प्रशासनिक इकाई हो जाएंगी, या फिर धार्मिक संगठन हो जाएगा। तो ये जो वास स्थान है, वास स्थल है, वास स्थान से यानी कि रहने वाला स्थान, रहने वाले स्थान को ही तो वास बोलते हैं, जहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं, अपना निवास करते हैं। तो वही हो जाएगा यहाँ का, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वास स्थान से तात्पर्य क्या हो जाएगा? वास स्थल का हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और ये जो संकल्पना दी थी किसने दी थी, किसने इसका प्रतिपादन किया था? तो इसका जो प्रतिपादन किया गया था वो किया गया था रेटजेल महोदय के द्वारा। यहाँ पे लिखती हूँ मैं इसका, रेटजेल महोदय के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। इनका नाम याद रखेंगे। और ये कैसा क्षेत्र होता है? जो वास स्थान होता है वहां पे क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जीवित प्राणियों का विकास हो। किसका हो? जो जीवित प्राणी होते हैं, जीवित प्राणियों का
विकास हो। ठीक है, ये इस स्थान को इन्होंने क्या बताया था, वास योग्य क्षेत्र या फिर वास स्थान इन्होंने कहा था। ठीक है, और जो रेड जेल है इन्होंने ही क्या दिया था, जो रेड जेल महोदय है यहाँ पे लिखती हूँ इनके बारे में, इन्होंने क्या दिया था, जो राज्य की जैविक उत्पत्ति, इसका भी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ये भी पूछा जाता है आप लोगों का। तो इसका जो सिद्धांत दिया था ये रेडजेल महोदय के द्वारा दिया गया था। और कुछ पुस्तकें हैं रेडजेल की जो कि पूछी जाती हैं, इनको भी आप लोग एक देख लीजिए। पहली पुस्तक इनकी हो जाएगी एंथ्रोपोजियोग्राफी। पहली क्या हो जाएगी यहाँ पे, एंथ्रोपोजियोग्राफी। दूसरी जो पुस्तक हो जाएगी इनकी वॉल्कर कुंडे। ठीक है, और जो थर्ड पुस्तक हो जाएगी इनकी जो इम्पोर्टेंट है, वो हो जाएगी यहाँ पे राजनीतिक भूगोल या फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक है, ये तीनों पुस्तकें हैं जो कि पूछी जाती हैं आप लोगों के एग्जाम में, तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो कि भारत के वर्तमान मतदान व्यवहार को अधिक प्रभावित कर रहा है, कौन सा हो जाएगा, विकास है, जाति प्रथा है, धार्मिक आधार है, या फिर राजनीतिक दलों का पुराना आधार हो जाएगा। ये किसको प्रभावित कर रहा है, मतदान व्यवहार को, विकास, जाति प्रथा, धार्मिक आधार, या फिर राजनीतिक दलों का जो पुराना आधार चला आ रहा है। तो यहाँ पे जो अभी अगर देखा जाए तो जैसा विकास इंडिया में चल रहा है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है किसको, मतदान व्यवहार को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, स्थानांतरित कृषि है, उड़ीसा में किस नाम से जानी जाती है, पोडू है, बेबर है, या फिर पेंडू है, या फिर झूम है। तो जो उड़ीसा है, उड़ीसा में जानी जाती है ये वाली खेती, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि जो स्थानांतरी कृषि होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर के लोग जो करते हैं, इसको क्या बोला जाता है उड़ीसा में, यहाँ पे बोला जाता है पोडू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पोडू बोला जाता है। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, बाकी का सभी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत को 13 बृहद नियोजन क्षेत्रों में बांटा गया है। किस लेखक ने भारत के नियोजन क्षेत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत की थी, किसने की थी, पी सेन गुप्ता, सदाई उसने, गैलीना ने, या फिर आरपी मिश्रा, के बी सुंदरम और बी एल एस प्रकाश राव ने, एल एस भट्ट के द्वारा, या फिर ओ एच के स्पेट और लियरमंथ के द्वारा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिन्होंने क्या किया था, 13 बृहद नियोजन क्षेत्रों में इन्होंने डिवाइड किया था। आरपी मिश्रा हो जाएंगे, के वी सुंदरम हो जाएंगे, बीएलएस प्रकाश राव हो जाएंगे। बी ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने बृहद क्षेत्र तो बताए थे कितने, 13, और अगर जो मध्यम क्षेत्र पूछे जाए तो मध्यम क्षेत्र इन्होंने 36 बताए थे। कितने बताए थे, 36 बताए थे। और इनका जो विभाजन था किसके आधार पर किया था, ये भी पूछा जाता है। तो इनके जो विभाजन का आधार था वो क्या था, आर्थिक विकास स्तर था। यहाँ पे लिखिए, आर्थिक विकास स्तर। ठीक है, आर्थिक विकास स्तर था, और साथ में संसाधनों का विवरण, ये इन्होंने आधार रखा था, और उनका उपयोग कैसे होगा। ठीक है, ये सभी क्या रहे थे, इनके आधार रहे थे। पी सेन गुप्ता है और जो सदायुस्क गैलीना है, इन्होंने जो भारत को बांटा था, जो भारत के नियोजन प्रदेश थे, इनको 6 नियोजन प्रदेशों में बांटा था। कितने में, 6 में बांटा था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, इन दोनों से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका नेट में बनता ही बनता है इससे, तो इसलिए आप इनको पढ़ करके जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने प्रदेश को भौगोलिक क्षेत्र के सांस्कृतिक रूप से एकीकृत, प्रथमतः आर्थिक रूप से एकीकृत और बाद में विचार, शिक्षा, मनोरंजन इत्यादि के मत के इसे
एकीकृत क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जो इसे अन्य क्षेत्रों से पृथक करता है। किसने किया था? बाइडल डी ला ब्लॉन्स ने, ए जे हर्बर्टसन ने, आर ई डिकिंसन ने, या फिर के यंग ने। तो यहाँ पे आप लोगों का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? के यंग का हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको लिखेंगे एक पेज पर, वही जैसे जो थॉट्स होते हैं इनको आप एक पेज पर लिखेंगे और पेज पर लिख करके इनके नाम लिखेंगे। और कुछ भी नहीं है, आप इनको अपने जो स्टडी टेबल होती है उसके सामने रखेंगे। पर डे आप इनको देखेंगे, देखने ही देखने में आप लोगों को तैयार हो जाएगा और बिल्कुल जैसे मुंह में रट्टा हो जाता है उसी तरीके से हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ये तैयार करना है, एक दिन में नहीं होता है। अभी से आप लोग करेंगे तो आगे वाला पेपर जो होगा उस तक आपका ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। द अर्धकुंडे वर्ष 1817 में प्रकाशित हुई थी। इसके लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑस्कर पास्चेल है, कार्ल रिटर है, डब्ल्यू एम डेविस है, या फिर गिफ्ट टेलर हो जाएंगे। इनका क्या नाम है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा हो जाएगा? किसके द्वारा द अर्धकुंडे लिखी गई थी? एक पुस्तक है ये। तो ये लिखी गई थी कार्ल रिटर के द्वारा। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। इनके बारे में जान लीजिए। ये जो बुक थी कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी, यहाँ पे लिखते हैं 19 खंडों में। कितने खंडों में हुई थी यानी कि टोटल इसके कितने पार्ट थे? 19 इसके पार्ट थे। और कब से कब तक इसका प्रकाशन चला? 1817 से लेकर के इसका प्रकाशन चला था 1859 तक। इतने साल में इसके कितने पार्ट आ चुके थे? 19 पार्ट इसके आ चुके थे। ठीक है, और इस बुक में इन्होंने कुछ अच्छी बातें भी लिखी थी। जैसे इन्होंने कहा था, ये जो कार्ल रिटर है इनके द्वारा कहा गया था कि जैसे जो अपना जो शरीर होता है, शरीर किसके लिए होता है? अपना, हमारी जो बॉडी होती है वो किसके लिए होती है? आत्मा के लिए। ठीक है, इन्होंने कहा था। और जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के लिए उन्होंने कहा था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी बनाई गई है मानव के लिए। ठीक है, ये इनका थोड़ा सा फैक्ट है, थॉट है, इसको आप लोग याद रखिए। अगर ज्यादा टफ क्वेश्चन बनता है तो वो इसी तरीके से बनता है, इनके अंदर से बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक विकास का क्षेत्रीय असंतुलन निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा मुख्यतः प्रभावित होता है? संसाधनों में क्षेत्रीय असमानता, निम्न संसाधनों का उपयोग, शिक्षा की कमी, व्यक्तियों द्वारा कम मांग। तो यहाँ पे आप लोगों का जो ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्थिक विकास का क्षेत्रीय असंतुलन पूछा गया है कि कब असंतुलन पैदा होगा। तो वो क्या होगा? जब संसाधनों का निम्न उपयोग किया जाएगा। तो बी ऑप्शन आप लोगों को क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। थोड़े से क्वेश्चंस और बचे हैं। निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पुस्तक दी गई है, उनके भूगोल वेत्ता दिए गए हैं। किसने कौन सी पुस्तक का प्रकाशन किया गया है? ज्योग्राफी है, कॉस्मोस है, नेशंस एंड नेशनलिटीज है, एंथ्रोपोजियोग्राफी है। अभी आप लोग बताइए। ये मैंने आपको बुक कराई हुई है एंथ्रोपोजियोग्राफी, और ये देखिए इसी वाले पेपर में पूछ ली गई है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? अभी अपन लोगों ने किसका पढ़ा था? रेड जेल का पढ़ा था। तो रेड जेल की कौन सी हो जाएगी? डी का थर्ड लिखिए यहाँ पे। डी का थर्ड है। एक ही से हो गया आप लोगों का। ठीक है, एक ही से हो रहा है ना। और अब देख लीजिए इनको। अलेक्जेंडर जो बॉन हम्बोल्ट है, इनके द्वारा क्या लिखा गया था? ज्योग्राफिया। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? बॉन हम्बोल्ट के द्वारा लिखी गई थी। तो ए का यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा। कॉस्मोस, कॉस्मोस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी आप लोगों के, सॉरी एक मिनट, उल्टा हो गया। जो ज्योग्राफिया है, ज्योग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी? स्ट्रेबो के द्वारा। यहाँ पे फोर्थ में स्ट्रेबो है ना। स्ट्रेबो के द्वारा आपकी क्या लिखी गई थी? ज्योग्राफिया लिखी गई थी। कॉस्मोस लिखी गई थी हम्बोल्ट के द्वारा, जो कि फर्स्ट में है। और जो आपकी नेशंस एंड द नेशनलिटीज है, ये लिखी गई थी एलएसी रेकलस के द्वारा। तो यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सी करेक्ट हो ही गया था। बाकी के अपन लोगों ने देख लिए हैं। चलिए आगे बढ़िए।
पीर पंजाल श्रेणी स्थित है, पूछा गया है कहाँ पे है। तो ये जो श्रेणी मिलेगी आप लोगों को मध्य हिमालय वाले पार्ट में पीर पंजाल श्रेणी मिलेगी। ग्रेटर हिमालय में आप लोगों को क्या मिलेगा बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। यहाँ पे आपका जो मैप है वो लगाना भूल गए हैं। जो मध्य हिमालय है इसकी अगर टोटल हाइट पूछी जाए कितनी होती है, तो इसकी अधिकतम ऊंचाई 4500 मीटर है। कितनी हो जाएगी अधिकतम ऊंचाई? 4500 मीटर है। और इसमें बहुत सारी श्रेणियां कई पाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे नागटिब्बा है। नागटिब्बा हो जाएगी। मंसूरी रेंज ये भी आप लोगों की किस में मिलती है? मध्य हिमालय में मिलती है। और जो महाभारत रेंज है ये भी किस में मिलती है? मध्य हिमालय में ही मिलती है। ठीक है, तो इनको भी आप इसके साथ साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। नदियां दी गई हैं और उनकी सहायक नदियां दी गई हैं। तो ये आपको देखिए, मेरा जो शॉर्ट वाला सेशन चलता है ये चलता है कॉम्पिटिटिव क्लासेस वाले चैनल पे। ठीक है, ये आप लोग मेरा चैनल यूट्यूब पे सर्च करेंगे सत्यम परमार डाल करके। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा आप लोगों को? ये जो सभी नदियां हैं उनकी सहायक नदियां हैं, उनकी लंबाई कितनी है, कहाँ से इसका उद्गम होता है, किस किस राज्य से होकर के बहती है, ये आप लोगों को एक एक मिनट में कराया गया है। कितने एक मिनट में? एक एक मिनट में, यानी कि जो शॉर्ट बनता है 1 मिनट का उसमें आप लोगों को एक नदियां 1 मिनट में कंप्लीट कराई गई है। तो वो आप लोग वहां से जा करके देख सकते हैं। और साथ में ये वाले चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये भी आपका ही चैनल है। तो इस पर भी क्लासेस चलती हैं, जिस पर अभी एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें ज्योग्राफी की बुक्स पढ़ाई जा रही हैं। और इसी तरीके से इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जो इकोनॉमिक्स है सभी बुक्स कंप्लीट कराई जाएंगी। तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए ये वाला आप लोग क्वेश्चन देखिए। इस पहला दिया गया है, बेगई है, कावेरी है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है। इनकी सहायक नदियां दी गई हैं तीस्ता, यमुना, सुरुली, अमरावती। तो जो बेगई है, बेगई की कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे सुरुली लिखिए। ठीक है, बेगई की कौन सी हो जाएगी? सुरुली है। कावेरी की, कावेरी की यहाँ पे हो जाएगी अमरावती। ठीक है, कावेरी की अमरावती हो जाएगी। ब्रह्मपुत्र की तीस्ता हो जाएगी। और जो गंगा है, गंगा की कौन सी हो जाएगी? यमुना हो जाएगी। ठीक है, बेगई की सुरुली जो कि थर्ड में दिया गया है, थर्ड 2 में दिया गया है, इनको काट दीजिए। कावेरी की अमरावती फोर्थ है, थर्ड के बाद में फोर्थ दिया गया है। ब्रह्मपुत्र की तीस्ता फर्स्ट दिया गया, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों को करेक्ट हो जाएगा। बाकी के तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि बहुकेंद्रित शहर की मुख्य विशेषता दर्शाता है? परतीगत शहरी पट्टी है, उप शहरी को शहरी से प्रतिस्थापित करना, सभी सड़कें व्यापार केंद्राभिमुख की ओर ले जाती हैं, या फिर अनेक व्यापार केंद्राभिमुख हैं। यहाँ पे किसकी बता रहा है? बहुकेंद्रीय बता रहा है, यानी कि कई सारे केंद्र इसके होते हैं। तो यहाँ का क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन सही होगा वो अनेक व्यापार क्या हो जाएंगे? कई सारे व्यापार हैं उनके क्या हो जाएंगे? केंद्राभिमुख हो जाएंगे, इसीलिए तो बहु केंद्रित होगा। बाकी के सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का सेशन। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर जरूर करना है चैनल को। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको आप क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।